व्हीटस्टोन ब्रिज। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन नाम का एक साइंटिस्ट था, व्हीटस्टोन। इन्होंने ही एक ब्रिज बनाया था। ब्रिज मीन्स सर्किट, एक ऐसा सर्किट बनाया था, एक ऐसा परिपथ बनाया था जिसको उसी के नाम पर हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इस व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम लोग किसी दिए गए चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। कोई यदि वायर हमको दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस अननोन है तो उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यानी दिए गए चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज, जो व्हीटस्टोन था, उन्होंने ऐसे एक परिपथ बनाया है। देखिए यही परिपथ है, यह सर्किट। इस सर्किट में देखिए तो क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसके देखिए पी क्यू आर एस, ये चार इसके जो संलग्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं हैं, इनको दिखाया जा रहा है किसके द्वारा, पी क्यू आर एस के द्वारा। और इसमें देखिए बीच में एक बीकर्ण पर हम एक गैल्वानोमीटर लगा दिए हैं और यहाँ एक कुंजी लगा दिए हैं। के एक कुंजी है, की है। और इसके दूसरे बीकर्ण को देखिए जो ए और सी, ये वाला जो बीकर्ण है, इस बीकर्ण को देखिए हम इसको ज्वाइन कर दिए हैं एक बैटरी से। यहाँ एक सेल या बैटरी से हम ज्वाइन कर दिए हैं। अब व्हीटस्टोन ने क्या कहा था कि यदि ये ब्रिज संतुलन में होगा, यानी बैलेंस कंडीशन में होगा, तो इनके जो ये भुजाएं पी क्यू आर एस दिखाई दे रहे हैं, इसमें पी अपान क्यू इक्वल टू आर बाई एस हो जाएगा। कब? संतुलन की अवस्था में, जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा उस समय। इसमें देखिए जहाँ पी और क्यू ये अनुपातिक भुजाएं हैं, ये जो इसके अनुपातिक भुजाएं हैं पी और क्यू, और वहीं आर जो है ये ज्ञात प्रतिरोध है। ज्ञात प्रतिरोध मतलब ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स होगा उसमें से हम कितना रेजिस्टेंस निकालते हैं, या उसे हम ज्ञात प्रतिरोध कह सकते हैं या वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, अपने अनुसार इसको वेरी करते हैं। इसके बाद ये जो यस है यही अननोन रेजिस्टेंस है, अज्ञात प्रतिरोध है। तो इसी को हम लोग निकालते हैं इसकी सहायता से। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से व्हीटस्टोन ब्रिज ने ये कैसे दिया था, इसकी प्रूफ देखते हैं। तो इसका बैलेंस कंडीशन देखते हैं, संतुलन अवस्था देखते हैं, संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति यानी कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जैसा कि देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जब हम बैटरी को इसको जोड़ दिए हैं बैटरी से, तो देख रहे हैं कि इस बैटरी से आई धारा निकल कर जा रही है। और ये आई धारा देखिए इस बिंदु ए पर जब पहुँच रही है तो यहाँ पर दो भागों में बंट जा रही है। देखिए यहाँ पर एक I1 धारा जो इस P में फ्लो हो रही है, और एक दूसरी I2 धारा जो R में फ्लो हो रही है, और यही B पर जा कर के ये धारा I1 फिर ये Q में चली जा रही है, और ये यहाँ से देखिए D पर जाने के बाद ये I2 धारा S से होकर के अब C पर आने के बाद फिर वही I1 I2 दोनों धाराएं एकत्रित होकर फिर वो I धारा वापस बैटरी में आ रही है। तो यहाँ पर बैलेंस के कंडीशन में, जैसा कि इन्होंने कहा था, व्हीटस्टोन ब्रिज ने यही कहा था कि यदि ये ब्रिज संतुलित होगा तो इसके जो ये BD भाग है, B वाला B और D भाग, इसमें कोई धारा फ्लो नहीं होगी। यदि ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, संतुलन की अवस्था में है, तो इसमें हम कहेंगे कि कोई भी धारा नहीं फ्लो होगी। तो आइए देखते हैं तो संतुलन की स्थिति कैसे निकालते हैं। तो देखिए जब संतुलन की स्थिति में कह ही दिया है कि BD से कोई धारा नहीं बहेगी, तो जब ये देखिए B और D इस भाग से जब कोई धारा नहीं बहेगी तो इसका मतलब ये हो गया
कि जो पोटेंशियल बिंदु बी पर होगा वही पोटेंशियल बिंदु डी पर भी होगा, या यूं कहें कि बिंदु बी और बिंदु डी के बीच का जो विभवांतर होगा शून्य होगा। तो जब इसमें कोई धारा नहीं बहेगी इसका मतलब बिंदु बी पर जो विभवांतर है वही बिंदु डी पर विभवांतर है, या बिंदु बी और बिंदु डी के बीच का जो विभवांतर कहेंगे वो शून्य होगा। तो इस तरह से आइए देखते हैं। तो चलिए क्या करते हैं कि जब हम जानते हैं कि संतुलन की अवस्था में बी और डी पर विभवांतर शून्य होगा तो बारी बारी से हम क्या करते हैं, इस फिगर के सहायता से इन रेजिस्टेंसों के सिरों पर प्रतिरोध निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं ये बिंदु न लिखिए बल्कि सीधे सीधे लिख दीजिए प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध P के सिरों पर विभवांतर, P के सिरों पर विभवांतर, बिंदु P के सिरों पर विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस P। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए कितना विभवांतर होगा। तो यहाँ से यदि हम कहें कि इस पर विभवांतर बिंदु A पर विभवांतर यहाँ पर मान लीजिए VA है और यहाँ पर विभवांतर VB है, तो P के सिरों पर यहाँ से इनके सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा। तो बिंदु इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिख दीजिए VA माइनस VB, और यहाँ से इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं V बराबर IR ओम के नियम से। तो इसमें I1 धारा फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस यहाँ आ रही है, तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू कितना लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा I1 R, ये I1 है R हो जाएगा। मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरह से आगे लिखिए ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध कितना है, तो इस बार Q ले लीजिए, Q के सिरों पर विभवांतर, जो Q के सिरों पर विभवांतर की बात करेंगे तो देखिए Q के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, तो यहाँ से देखिए ये है Q, तो देखिए यहाँ पर तो VB है, इस पॉइंट पर विभवांतर VB है, और यहाँ पर कितना है, तो मान लीजिए यहाँ पर VC हो जाएगा। तो यहाँ पर विभवांतर कितना हो जाएगा, तो इसके सिरों पर विभवांतर VB माइनस VC हो जाएगा, और इक्वल टू तो वही चीज़ ओम के नियम से फिर लगाइए V बराबर IR। तो यहाँ से देखिए इसमें धारा कितना बह रही, तो I1 बह रही है और रेजिस्टेंस इसका Q है। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना लिख देंगे, तो यहाँ से लिख देंगे I1 इंटू Q। तो इस तरह से मान लीजिए ये इक्वेशन 2 हो गया। इसी तरह से अब आगे निकालिए, किसके सिरों पर निकालेंगे, तो अब निकाल लीजिए प्रतिरोध इस तरह से R के सिरों पर, R के सिरों पर विभवांतर। तो जब R के सिरों पर विभवांतर निकालेंगे तो R के सिरों पर विभवांतर यहाँ से देखिए ये है, ये R है, तो यहाँ पर पोटेंशियल VA हो गया और यहाँ पर पोटेंशियल VD ले लीजिए। तो यहाँ पर अब देखिए इनके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए विभवांतर हो जाएगा VD माइनस VA है, VA माइनस VD, VA माइनस VD। और देखिए R में कितनी धारा बह रही है, तो I2 धारा बह रही, तो फिर यहाँ से ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा I2 इंटू R हो जाएगा। ये इक्वेशन मान लीजिए, इसको तीसरा इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक और है ये वाला यस वाला, तो इसी तरह से लिख दीजिए प्रतिरोध यस के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध यस के सिरों पर विभवांतर। तो यस के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर यस है, ये यस है, इसके सिरों पर विभवांतर ये वाला VD हो गया, और यहाँ पर VC है, ये वाला VC जो दिखाया गया है। तो यहाँ से हो जाएगा VD माइनस VC, तो ये हो जाएगा VD माइनस VC, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और
आई आर, वी बराबर आई आर से यहाँ आई कितना है, I2 है और आर की जगह ये यस है, तो इस तरह से ये हो जाएगा I2 इंटू यस। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इस तरह से ये 4 इक्वेशन हमको मिल गए। अब देखिए, क्योंकि क्या कहा था, व्हीटस्टोन ने यही कहा था कि यदि ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो ये वाले BD भाग से कोई धारा नहीं फ्लो होगी। तो धारा फ्लो कब नहीं होगी, हम जानते हैं कि धारा क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होती है, लेकिन जब विभव बराबर रहेंगे तो वो फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब बिंदु B पर जो विभव है वही बिंदु D पर विभव है। ये स्पष्ट हो जा रहा है। तो यहाँ से हम ये बात स्पष्ट कर देंगे और ये बात कह देंगे, क्या कह देंगे कि यदि ब्रिज संतुलन में है, ठीक है, यदि ब्रिज मीन्स वही सर्किट, ब्रिज मीन्स सर्किट, यदि ब्रिज संतुलन में है, ब्रिज संतुलन में है, तो जब संतुलन में है तो क्या होगा कि VD भाग से कोई धारा नहीं बहेगी। इसका मतलब जो पोटेंशियल VB पर है वही पोटेंशियल VD पर होगा। तो यानी कि VB बराबर VD कर देते हैं। अब देखिए यही चीज़ें, अब यही जो ये VD और V इन दोनों की वैल्यू बारी बारी से रख करके इन्हीं चारों में हम देखते हैं कि अगर देखिए इक्वेशन 1 में, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें VB की जगह VD रख दिया जाए, और देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 उस समय बराबर हो जाएगा। कब, या तो इसको VD कर दीजिए या तो इसको VB कर दीजिए। तो देखिए ये और ये दोनों एकदम सेम हो जाएंगे। इनका जब लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा तो इसका राइट साइड भी 1 का और 3 का इक्वल हो जाएगा। देखिए इसका और इसका राइट साइड इक्वल हो जाएगा। कब, जब हम कहेंगे कि इसको ये वैल्यू रख देंगे उसमें, ठीक है। तो जैसे ही ये वैल्यू रखेंगे तो इनका राइट साइड इक्वल हो जाएगा, तो सॉरी लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा तो राइट साइड भी इक्वल होगा ही। तो ये मान रखने पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इसी तरह से इसमें देखिए कि जब हम ये VB की वैल्यू VD रखेंगे तो देखिए ये कौन सा, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 4, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए ये दोनों तब इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल हो जाएगा तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको इक्वल करते हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं आगे, देखिए आगे क्या करते हैं, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 को एक साथ लीजिए। तो जब समीकरण 1 और 3 को एक साथ लेंगे तो देखिए क्या होगा, अभी जो बताए हैं इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। इस तरह से I1P इक्वल टू मिल जाएगा I2R के। अभी जो दिखाए हैं कि 1 और 3 बराबर हो जाएंगे, तो 1 और 3 बराबर हो गए तो I1P इक्वल टू I2R मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 5 इसको मान लीजिए। इसी तरह से समीकरण ये 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से जब इसको लेंगे तो देखिए अभी बताए हैं कि 2 और 4 का लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा यदि वो वैल्यू पुट करेंगे। तो इस हिसाब से क्या होगा कि इसका राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1Q इक्वल टू I2S, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। ये दोनों को हमने इक्वल करके पाया है। अब देखिए समीकरण 5 में समीकरण 6 से भाग देने पर, समीकरण ये 5 में 6 से भाग दे दीजिए तो देखिए क्या होगा, इधर देखिए ये I1 है, इसमें भी I1 है, ये दोनों कट जाएंगे। और यहाँ से देखिए I2 है, इसमें भी I2 है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो इस तरह से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, P/Q बराबर R/S, ये आपको मिल जाएगा। ये मिलेगा P/Q
P/Q/R/S मिल जाएगा। और देखिए अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि P और Q और R ये तीन चीज़ों का मान तो हमको ज्ञात ही रहेगा, इसकी वैल्यू पता रहेगी। P और Q जो आनुपातिक भुजाएं हैं तो इसकी वैल्यू पता रहेगी। R जो है ज्ञात प्रतिरोध है यानी नॉन रेजिस्टेंस है, S एनरोन है, तो ये तीन अगर पता रहेगा तो इस चौथे की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यही व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है। इसमें देखिए कुछ चीज़ें नोट करने योग्य बातें हैं, उन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। और वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि यदि हम ये जो हमारी BD भुजा है, ये जो विकर्ण है, ठीक है, जो इसके डायगोनल हैं, BD को अगर हम इंटरचेंज कर दें किससे, AC से, BD को AC से इंटरचेंज भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं संयुग्मी भुजा बोलते हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट आर्म्स बोलते हैं, संयुग्मी भुजा बोलते हैं। और एक और बात ये है कि चूँकि इसमें विभवांतर और धारा ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसीलिए हम लोग इसमें न तो वोल्टमीटर लगाते हैं न तो अमीटर लगाते हैं। वोल्टमीटर से क्या करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं, अमीटर से विद्युत धारा मेजर करते हैं, करंट। तो न तो वोल्टमीटर की ज़रूरत होती है न तो अमीटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें यहाँ पर न तो वोल्टेज निकालना है और न ही करंट निकालना है। हमको निकालना क्या है, हम तो केवल एक गैल्वानोमीटर निकाल लेते हैं। गैल्वानोमीटर की सहायता से हम केवल ये देखते हैं कि धारा न बहे, उसमें कौन सा कंडीशन बैलेंस है, यानी बीच वाले भाग से जो BD है उससे कब धारा नहीं बह रही है, तो इसलिए केवल गैल्वानोमीटर लेते हैं। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर इसकी सहायता से हम चाहें तो एकदम शुद्ध निकालने को तो और भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर शुद्ध इसका जो रेंज देखेंगे तो इसका जो रेंज होता है ये होता है 0.01 ओम से लेकर के ये होता है लगभग 11,000 ओम, यानी कि 11 किलो ओम तक हम इससे निकाल सकते हैं एकदम शुद्ध वैल्यू। बाकी तो भी निकलेगा लेकिन थोड़ा सही नहीं आएगा, यहाँ तक तो एकदम सटीक निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और शेयर ज़रूर करिए, लाइक भले न करिए लेकिन शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।